क्लास। आज की क्लास में हम दिए जल उठे के भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। और भाग 2 में हमने पढ़ा था कि गांधी किस तरह से मही नदी के तट पर वहाँ पर रुके और उनकी जनसभा जो थी उसकी वजह से उस आधी रात में भी ऐसा लग रहा था कि कोई मेला लगा हुआ। और उनकी जनसभा में डांडिया के समूह था, गाने बजाने भजन कीर्तन करने वाला समूह था। और उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास, डांडिया रास सरकार का नाच। देखिए उनके गाने के, उनके जो भजन थे, उनके जो गीत थे, उसका बोल था कि देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास, डांडिया रास सरकार का नाच। कह रहे थे ये दांडी की यात्रा है, ये क्या है, ये दांडी की यात्रा है, ये वल्लभ की यात्रा है, ये गांधी की यात्रा है। और यही नहीं, ये सरकार की विनाश, जो ब्रिटिश सरकार है उसके विनाश करने का राज है। फिर कहते हैं देखो विठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। उनके गीत के ये बोल। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि गांधी को मही नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। अब ये रघुनाथ काका कौन थे? जो नदी में नाव चलाते थे, उसके केवट थे। वो बहुत ही मतलब अनुभवी थे। तो इसलिए गांधी को उस नदी को पार कराने के लिए, भाई जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतना कुछ कर रहा था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसी ऐसे वैसे को नहीं, एक अनुभवी रघुनाथ काका को सौंपी थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कानकापुर पहुंच गए। बदरपुर के रघुनाथ काका को, जो रघुनाथ काका थे वो कहाँ के थे? बदरपुर के थे। रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज, सोचिए निषाद राज की महिमा उपाधि है ना। जिस तरह से भगवान का आगमन हुआ था और निषाद के उसमें करके और अच्छे से भगवान जी हमारे यहाँ सुरक्षित आए थे, तो उसी तरह से हमारे लिए तो भगवान के रूप में गांधी जी थे। तो उन्होंने कहा उसको रघुनाथ काका को रघुनाथ काका ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदरपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जो रघुनाथ काका थे, जिनको निषाद राज के नाम से लोग कहते थे, तो उनके लिए बदरपुर में उनकी काफी जमीनें थी और उनकी नाव भी खुद की चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे। भेदना मतलब होता है कि उनकी दियो, जो छोटे मोटे दिए की रोशनी थी, उससे वो उजाला नहीं हो पाया था, अंधकार को छांट नहीं पा रहे थे, है ना। तो क्या भेद नहीं पा रहे थे? थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए और उनके सबके हाथ में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव, आसपास से आए लोग दिए की रोशनी के लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए इस पाठ का नाम दिए जल उठे। दिए जल उठे का मतलब कि सबके, जितने भी देशवासी थे, सबके मन में अपने स्वराज को लेकर के एक क्रांति जल उठी थी। इसीलिए इस पाठ का नाम दिए जल उठे सार्थक होगा। फिर कहते हैं कि रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुए, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी, भाई देखिए इस तट से तो लोग जा ही रहे थे, पर कानकापुर मही नदी के उस तट से भी, उस पार से भी गांधी का स्वागत करने के लिए लोगों के हाथों में दिए थे। यानी एक क्रांति थी अपना स्वराज पाने के लिए। तो वहां से भी नारों की आवाज सुना दे रही थी कि सरदार पटेल की जय, महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव क्या हुई? रवाना हुई। नाव आगे की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो।
जहां से प्रतिध्वनि सुनाई दे। आपने अंदाजा लगाया हो कि आप जितने ऊपर जाते हैं और जब आप अपनी आवाज़ जब आप बोलते हैं तो आपकी प्रतिध्वनि वापस से आपको ही सुनाई देने लगती है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि दूसरे तट से भी नारों की आवाज़ वैसी ही लग रही थी, जैसे लग रहा था कि इधर के मही नदी के इस पार से जो नारा बोला जा रहा है उसी की प्रतिध्वनि वापस पहाड़ से टकरा करके आ रही है। यानी इतनी जोश और उल्लास के साथ नदी के उस पार के लोगों की भी आवाजें आ रही थी। कह रहे कि महिसागर के तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन थी। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ चढ़कर गांधी रात 1 बजे पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। जब वो मही नदी को पार कर रहे थे तो करीबन 1 बज रहा था। उस पार वो पहुंचे और सीधा विश्राम करने के लिए चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रह गए। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी हो। अब गांधी के लिए तो उनकी सुरक्षा का तो सवाल था ही, लेकिन गांधी की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ और भी जितने सत्याग्रही थे उनकी भी सुरक्षा का सवाल था। तो गांधी अपनी झोपड़ी में अपनी कुटिया में आराम करने चले गए। उसके बाद भी दिए जलते रह गए कि उधर से अभी और लोगों को नदी के तट पर पार कराना है हमें। फिर क्या होता है, नदी के तट पर पार कराना। अब देखिए बच्चों, जो हमारा देश, जो हम इस आज़ादी के आलम में जी रहे हैं, तो हमारे जो इतने राष्ट्रभक्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे देशभक्त की कुर्बानियों के बाद हमने अपनी इस आज़ादी को ग्रहण किया। तो हमें भी कुछ न कुछ ऐसा अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति करते रहना चाहिए, ताकि उनकी जो कुर्बानियां, उन्होंने जो बलिदानी दी, वो व्यर्थ ना जाए। तो हमें भी मिल करके उनका सहयोग करना चाहिए, अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करना चाहिए। चलिए अब इसके पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हमने एक उसमें पाठ में पढ़ा था कि अहमदाबाद की एक जनसभा में उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने वहाँ का जो कलेक्टर था उसको उस सभा से भगा दिया था, और इसी का बदला लेने के लिए, और ये भी जानता था कि अगर पटेल बोलेंगे तो लोगों में सरकार के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, तो क्यों न इनकी गिरफ्तारी करा दी जाए और इस बैठक को यहीं पे स्थगित कर दिया जाए। तो इसी के हिसाब से उसने यही सोच करके जो है कि यह आदेश दिया कि पटेल को गिरफ्तार कर। जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? तो जज के फैसले को 8 लाइन की सजा जो उन्होंने मुकर्रर की थी पटेल के लिए, उसको लिखने में 1.5 घंटे का समय इसलिए लगा क्योंकि पटेल ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे उनको इस तरह की सजा का प्रावधान हो सके। उनको तो जबरदस्ती एक सोची समझी योजना के अंतर्गत उनको सजा सुनानी थी। इसीलिए जब कोई सजा गलत भाव से जब सुनानी होती है, जब किसी का अपराध साबित नहीं होता है, तो हमें सजा लिखने में, उस काम को करने में थोड़ा समय लग ही जाता है। तो इसीलिए उनको लिखने में 1.5 घंटा। फिर कहा कि मैं चलता हूँ, आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जब पटेल साबरमती आश्रम के निकट सामने रास्ते में जब महात्मा गांधी और लोगों से, सत्याग्रहियों से उनकी भेंट हुई, तो उस छोटी सी मुलाकात में पटेल ने कहा कि मैं तो अब जा रहा हूँ, क्योंकि उनको 3 महीने की सजा सुनाई गई थी। तो उन्होंने कहा मैं तो अब जा रहा हूँ,
लेकिन ये दांडी मार्च रुकना नहीं चाहिए। जो ये अभियान हमने छेड़ा है ये रुकना नहीं चाहिए। इस अभियान की जिम्मेदारी अब आप लोगों की ये है कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा। देखिए, इस पाठ में एक जगह आई थी कि जहाँ पे हमने देखा था कि रास में बैठक होने से पहले यानी जनसभा के पहले ही कुछ पुश्तैनी पटेल मुखिया लोगों ने क्या किया था कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, इस राष्ट्र के बारे में सोचा, महात्मा गांधी का सहयोग करने के बारे में सोचा। तो उन्हीं लोगों को माध्यम बना के, उन्हीं लोगों को केंद्र बना करके जो ऐसे लोग थे जो अभी भी अपने बारे में सोच रहे थे उनको केंद्रित किया और कहा कि उन लोगों को भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, अपने देश के प्रति कुछ करना चाहिए। उसके बाद है कि पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेल जोल से किया जा सकता है। देखिए